हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश सत्ता का विस्तार यानी कि बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग 160 से भी प्लस प्रश्न करेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हों या बीपीएससी की तैयारी करते हों या एसएससी की तैयारी करते हों या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, आपको यहाँ से प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और पहले दोस्तों आप लोग पहले खुद से प्रयास करिएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि हम लोग को इस वीडियो में 160 से भी ज़्यादा प्रश्न करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में घटना है और सूची 2 में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट का ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे है, देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं इसको। तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था रोजर ड्रेक के गवर्नर के शासनकाल में। ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था रोजर ड्रेक के शासनकाल में और उस टाइम ये गवर्नर थे। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर थे। और द्वैध शासन लागू जो हुआ था ये लागू हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था वेस्टिन टार्ट के शासनकाल में। बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था बेंसी टार्ट के शासनकाल में। और बंगाल का अकाल जो पड़ा था ये हुआ था करटियर के शासनकाल में। ठीक है, बंगाल में अकाल जो हुआ था ये हुआ था करटियर के शासनकाल में। तो ये चारों जो प्रश्न दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको एक प्रश्न पक्का देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चाहे तो आपको इस तरह से मिलेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको डेट भी याद रखना है। ठीक है, या ये पूछ देगा कि द्वैध शासन लागू कब हुआ था, तो 1765 ईस्वी में। आपको डेट भी याद रखना है, इसका इम्पोर्टेंट है, डेट भी पूछता है। और ये भी आपको याद रखना है कि इसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 2 में प्लासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 3 में है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1765 से 1772 तक। और ये देखिए पूछा गया प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेल्सली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद का निजाम। और ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2002 में। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये थे लॉर्ड कैनिंग। और ये भी प्रश्न देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया है। सारा प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की, तो ये जो संधि की थी इसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये देखिए कितने बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है राज्य क्षय या हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि डलहौजी के द्वारा। और ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 9,
9 में है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। और ये भी प्रश्न 2002 में पूछा गया है एसएससी में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो यहाँ से आपको 6 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी से आपको एग्जाम में देखने के लिए प्रश्न मिल जाएगा, जिसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 में है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। और ये भी देखिए 2002 में पूछा गया है एसएससी में। अगला प्रश्न है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो ये किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये भी देखिए एसएससी 1999 और उत्तराखंड पीएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो ये किया गया था क्लाइव के द्वारा। ठीक है, इसका पूरा नाम है रॉबर्ट क्लाइव। और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये भी रेलवे 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 में है निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि ये किए थे हैदराबाद के निजाम ने, और अवध के नवाब ने, और किए थे मैसूर के राजा ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये भी रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए? ठीक है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले जो थे ये थे अमरदास, उनके बाद आए रामदास, उनके बाद अर्जुन देव, और उनके बाद आए तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 16 में है सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये भी रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये रेलवे 2005 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है हड़प्प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा झांसी, नागपुर व सतारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है ठागी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यही सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसे आप लोग बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैटिंग। ठीक है, और ये भी रेलवे 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है वोडायर के शासक थे? तो इसका राइट आंसर होगा मैसूर रियासत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वोडायर जो थे, वोडायर ये मैसूर रियासत के शासक थे। और ये भी रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो इनकी जो राजधानी थी ये थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये भी देखिए रेलवे 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये भी रेलवे 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये था विलियम बेटिंग। ठीक है, इनका पूरा नाम है लॉर्ड विलियम बेटिंग। कभी कभी देता है लॉर्ड विलियम बेटिंग, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। और 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये भी देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। द्वैध शासन जो समाप्त किए थे ये किए थे वारेन हेस्टिंग ने। और ये प्रश्न बीपीएससी 1996 और रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये किए थे मराठों ने। और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी वाला। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2004 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें बोल रहा है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी,
इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था ये था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये भी रेलवे 2004 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अवध। और ये देखिए कितने बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 29 आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये भी देखिए उत्तराखंड की PSC 2002 में और रेलवे 2003 और 2004 में पूछा जा चुका है। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी यानी कि 1835 के मैकाले के मिनट से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 31 निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि पहले रॉबर्ट क्लावा का शासन चला, उसके बाद विंसेंट का शासन चला, और उसके बाद कार्टियर का और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ये वाला। अगला प्रश्न करेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज्य था? तो इसका जो राइट आंसर होगा सफलता का जो राज्य था ये था उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त तीनों जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है और ये ACC 2003 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये NTPC 2021 में प्रश्न पूछा गया है और NDA 2000 में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो ये थे सादत खां बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा और ये CDS 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था हेस्टिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है 41 प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1 एवं 4। ठीक है, यानी कि मोहनलाल थे और मीर मैदान थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 42 में है काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटित थी? ठीक है, मतलब ये घटना कहाँ घटी थी ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कलकत्ता में ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन का ये
कथन है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि के.एम. पनिक्कर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठी नीति संबंधित है, यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग से ये संबंधित है, और ये बीपीएससी 2005 में और जेपीएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी में हुई थी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 47 में है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा सिताब राय को, और ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाह सूजा से ये प्राप्त किया था, और ये भी देखिए बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल सीजे ने हैदर अली को प्रोटेनोवा के युद्ध में हराया? तो ये सर आयरकुट को हराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे खड़क सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, खड़क सिंह। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 51 में, निम्नांकित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, ये गलत है। ठीक है। बाकी लॉर्ड कर्नवालिस जो है ये अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, ये पूछा जाता है। लॉर्ड वेलजेली जो है ये संबंधित है सहायक संधि प्रणाली से, और लॉर्ड बैटिंग जो है लॉर्ड विलियम बैटिंग भी कहते हैं, ये 1829 का 17वां रेगुलेशन से संबंधित है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 52 में है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। और ये भी देखिए पूछा गया प्रश्न है कितनी बार। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध, और ये यूपी पीसीएस 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो ये सुनाए थे लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे सुकर चकिया से। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सुकर चकिया मिशन से। नेक्स्ट प्रश्न है 56 में है, तथाकथित कुषाण के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये ले लिया था लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 57, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये स्थानांतरित किए थे मीर कासिम ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, और ये यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 58, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है। और ये यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1764 में जो हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय जो दिल्ली के शासक थे ये थे शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो ये मारे गए थे 1799 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल यानी दुर्घटना घटित हुई? ठीक है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ये हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न एमपी पीएससी 1997 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे ये थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है।
और इसका बी राइट आंसर होगा। और ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, एनटीपीसी 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ये था प्लासी का युद्ध है, ठीक है, और ये 1757 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिंडीगुल नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु में एक नगर का, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 65, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 66, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए हैं? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वारेन हेस्टिंग के समय में, और ये पूछा गया एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न है 68, इसमें बोल रहा है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। अगला है, निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 3, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए 2 वाला जो है ये सही है और 3 वाला सही है। 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, ये सही है। 1824 से 1826 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। बाकी पहल का जो है ये गलत है और 4 वाला गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 70 में है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, ये सही है। और गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है, और दोनों सही है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। अगला प्रश्न है 71 में है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3, 2, 1, ठीक है। पहले सतारा, उसके बाद संभलपुर और उस लास्ट में झांसी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन का सही कालानुक्रम है। तो पहले सतारा हुआ था, उसके बाद संबलपुर में और उसके बाद झांसी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 72, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये थे टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 73 में है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है इसमें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ए का 3 होगा, ठीक है, इसका जो होगा ये वाला होगा। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1775 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए बी का होगा ये 4 होगा, बी का 4 होगा। द्वितीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1780 में, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में हुआ था। और सी का 1 होगा, यानी कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1824 में। और डी का 2 होगा, यानी कि ये वाला प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1838 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 75 में है, ठाकुर के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नल स्लीमैन, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 76, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में उत्तरवर्ती मुगल शासक
नाम दिया गया है और सूची 2 में उपाधि या उपनाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 76 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। तो बहादुर शाह प्रथम का जो उपनाम दिया गया था या उपाधि दिया गया था, ये दिया गया था शाह ए बेखबर का। ठीक है, बेखबर का। और फरखुशियर को जो उपाधि दिया गया था, ये दिया था मुगल वंश का घृणित कायर। ठीक है, मोहम्मद शाह का जो उपाधि दिया गया था, ये दिया गया था रंगीला का। और बहादुर शाह द्वितीय का जो उपाधि दिया गया था, ये दिया गया था जफर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 77। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है 78। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जुल्फिकार खां के। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, फरखुशियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सैयद बंधु के सहयोग से बना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सैयद बंधु को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सताच्युत कर हत्या कर दी? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फरखुशियर। ठीक है, अगला प्रश्न है 82। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3 एवं 4, यानी कि फरखुशियर को, रबी उद दराज को, और यहाँ पे दरजात है। ठीक है, दरजात को, और रबी उद दौला को, और मोहम्मद शाह को। ठीक है, तो चारों को इसका राइट आंसर होगा चारों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 84 में है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, अवध या हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? ठीक है, तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? ठीक है, कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नादिर शाह को। अगला प्रश्न करेंगे, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? तो ये हुए थे शाह आलम द्वितीय के समय में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 89 में है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो ये था शाह आलम द्वितीय का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह विषय परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में? तो इसका राइट आंसर होगा 91 का ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? तो ये था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, इसमें सुमिलित करना है। तो सूची 1 में राज्य का नाम है और सूची 2 में संस्थापक का नाम है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 93 का, ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का
94 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 94। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है इसमें। तो सूची 1 में राज्य का नाम है और सूची 2 में संस्थापक का नाम है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 94 का, ये ऑप्शन ये होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो हैदराबाद को जो संस्थापक थे ये थे मीर कमरुद्दीन चिनकिलिज खां या निजामुल्क। ठीक है, और रुहेलखंड के जो संस्थापक थे अली मोहम्मद खां थे। भरतपुर के जो संस्थापक थे ये थे बदन सिंह और मैसूर के थे ये थे हैदर अली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न करेंगे 95 में है कि इस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। तो ये कहलाते थे अवध के नवाब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। तो ये किया था चूड़ामन या चूड़ामणि ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी कि प्लाटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति यानी कि द जाट उलिसिस कहा जाता है। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूरजमल को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 98 में है मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली। तो ये मिली थी फरखुशिया से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगला की राजधानी बनाई। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मुर्शिद कुली जाफर खां। अगला प्रश्न करेंगे 100। इसमें बोल रहा है बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था। तो इसका जो मुख्य कारण था ये था ऑप्शन ए वाला यानी मुगल बादशाह फरखुशिया द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सिजाउद्दीन को प्रदान की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अलीवर्दी खां। अगला प्रश्न करेंगे इसमें बोल रहा है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा तुम व्यापारी हो, तुम्हें केले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। तो 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अलीवर्दी खां। ठीक है, अगला प्रश्न है बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। ठीक है, ये वहाँ पे है लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अलीवर्दी खां। अगला प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी तीनों अंग्रेज फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अलीवर्दी खां। ठीक है, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो ये था सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। तो इन कथनों से कौन सा कथन सही है ये हम लोग को चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी कि 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, यहाँ पे तीनों सही है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी की गई थी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया गया था और भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, यानी कि तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे।
अगला प्रश्न है 108, सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में घटना का नाम है और सूची 2 में तिथि। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा और सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब किया गया था? तो 15 से 20 जून 1756 ईस्वी को। और काल कोठरी की त्रासदी जो हुई थी ये हुई थी 20 जून 1756 को। अली नगर की जो संधि हुई थी ये हुई थी 9 फरवरी 1757 को। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 23 जून 1757 को। तो चारों आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावंत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि 24 परगना। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 110, इसमें बोल रहा है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 111, इसमें बोल रहा है बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मीर कासिम। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 112, इसमें बोल रहा है बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर कासिम ने। अगला प्रश्न करेंगे, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से जो सही है हम लोग को चुनना है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों जो है सही है। ठीक है, यानी कि शाह आलम द्वितीय को काड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए हैं, ये सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, ये भी सही है। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 114, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके बीच हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, इसमें बोल रहा है कर्नल क्लाइव का गद्दा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मीर जाफर को। नेक्स्ट प्रश्न, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी कि फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मुबारकू दौला को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नल मालसन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है ये हम लोग से पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मीर जाफर के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 118 में है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हैदर अली ने। नेक्स्ट प्रश्न है 119, इसमें बोल रहा है किसने घोषणा कर रखे थे कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ड से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हैदर अली। नेक्स्ट प्रश्न है 120वां, सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में है युद्ध का नाम और सूची 2 में संधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुई थी ये हुई थी मद्रास की संधि से।
ठीक है। और द्वितीय आंग्लो मैसूर की जो संधि हुई थी, यहाँ पे संधि है, तो इसकी जो संधि हुई थी, प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध की जो संधि हुई थी ये हुई थी मद्रास की संधि से, और द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध की जो संधि हुई थी ये हुई थी मंगलौर की संधि से, और तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध की जो संधि हुई थी ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में युद्ध का नाम है और सूची 2 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था ये हुआ था जनरल स्मिथ के शासन नेतृत्व में, ठीक है, शासन काल में नहीं, नेतृत्व में। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था ये हुआ था जनरल आयरकुट के नेतृत्व में, और तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था ये हुआ था मेजर जनरल मेडोज के नेतृत्व में, और चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था ये हुआ था जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न करेंगे, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो इसका जो नाम था ये था लॉर्ड मैकेरेनी, ठीक है, लॉर्ड मैकेरेनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत, तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सही है ये हम लोग को चुनना है। 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 एवं 4 वाला जो है ये सही है, ठीक है। यानी कि टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, ये सही है। और टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, ये भी सही है। और लास्ट में है, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, ये भी सही है, ठीक है। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 एवं 5 सभी देशों के साथ, फ्रांस के साथ, अरब के साथ, अफगानिस्तान के साथ, मॉरिशस के साथ और तुर्की के साथ, सभी देशों के साथ अपना संपर्क स्थापित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए इसका जो कथन है यहाँ पे दिया गया है, ये है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 127 का ये होगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे पूछ रहा है इन कथनों में से कौन सही है? तो 1, 2, 3, 4 जो भी है सभी सही है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर 1 में है, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, ये सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, ये भी सही है। टीपू ने माप ताल के लिए नए पैमाने का अपनाया, ये भी सही है, ठीक है, नए पैमानों को अपनाया, ये भी सही है। और 4 में है, वो भी सही है। और 4 में है, फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 128, इसमें बोल रहा है, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो ये शामिल थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों में से कौन सही है ये हम लोग को चुनना है। तो 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी जो है सभी सही है, ठीक है। यानी कि इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया, ये भी सही है। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, ठीक है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टीपू सुल्तान ने ये कहा था। अगला प्रश्न है,
किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टीपू सुल्तान ने ये कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे दिया गया है इन कथनों में से कौन सही है, ये हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी सही है। ठीक है, इनमें से सभी। तो देखिए, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना यानी कि पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये सही है। और सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगद देव का मूल नाम लहना था, ये भी सही है। तीसरा में है, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया, ये भी सही है। और चौथा में है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद से कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। ये सभी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए वैसे मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि धोखेबाजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे है, तो 135 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, 1, 2, 3 एवं 4। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो नंबर 1 में है, सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। ये सही है। हरगोबिंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये भी सही है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की। ये आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे सही है। ठीक है, और चौथा में है, मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर सिसंगज यानी गुरुद्वारा दिल्ली बनवाया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिर्रे न दाद? ठीक है, सर दाद सिर्रे न दाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि तेग बहादुर ने कहा था। अगला प्रश्न है 137, किस सिख गुरु को बाकिला द बाबा कहा जाता है? 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तेग बहादुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1, 2, 3 एवं 4, यानी कि सभी सही है। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। ठीक है, कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। अगला है नंबर 2 में, मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। ये सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश जारी किया। ठीक है, और चौथा में है, उन्होंने पाहुल प्रथा और का आरंभ किया। ठीक है, पाहुल प्रथा का आरंभ किया। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 139, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। ठीक है, यानी कि दास ग्रंथ है, चंडी चरित्र है, विचित्र नाटक है और जफरनामा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बंदा बहादुर, यानी कि इसे वीर बंदा बैरागी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्रुखसियर। अगला प्रश्न,
सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किए थे कपूर सिंह ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रंजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, 1, 2, 3 एवं 4। पहले लाहौर, उसके बाद अमृतसर, उसके बाद कांगड़ा और लास्ट में कश्मीर, सभी काल क्रमानुसार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो 144 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि लाहौर। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जम जामा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न है, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भंगी से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए वाला होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो सूची 1 में रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि है और सूची 2 में जिससे संधि की गई वो उसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न में है, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सतलज। अगला प्रश्न है 149, रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषज्ञ सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3 एवं 4 सभी शामिल थे। ये भी थे, ये भी थे, ये भी और ये भी सभी शामिल थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रंजीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक था? तो ये था दिलीप सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 152 का ऑप्शन बी वाला होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3। लाहौर की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1846 में, और भैरव वाल की संधि जो हुई थी ये हुई थी 1846 ईस्वी में, और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय जो हुआ था ये हुआ था 1849 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड एलिनबरो। और ये प्रश्न यूपीएससी 2012 और 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार सजाइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सभी काल क्रमानुसार है। ठीक है, पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर और उसके बाद अवध और लास्ट में पूना के पेशवा। ठीक है, सभी काल क्रमानुसार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 56 में है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो 156 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इसमें बोल रहा है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? तो 157 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता यानी आविष्कारक था? 158 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डुप्ले था। नेक्स्ट प्रश्न, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? ये प्रदान किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए। तो 160 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, और इसका ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसको मिलान करते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, पिंडारियों का दमन जो हुआ था ये लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये संबंधित है लॉर्ड
एम्स्टर्डम से, ठीक है, एम्स हर्ट से। और ठगों का दमन जो है ये संबंधित है विलियम बेटिंग से। और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव जो है ये संबंधित है विलियम बेटिंग से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 160 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न है 161 में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि ए का 4 होगा, ए का 4 होगा और बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 1 होगा, ठीक है, डी का 1 होगा। यानी कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त जो किया था ये किया था चार्ल्स मेटकाफ ने, ठीक है। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो समाप्त हुआ था ये वो था लॉर्ड ऑकलैंड के समय। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो समाप्त हुआ था ये वो था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो समाप्त हुआ था ये वो था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 161 का ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 162। इसमें बोल रहा है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न ये। अगला प्रश्न है डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 2 3 4 5 6 सभी कालक्रमानुसार लगा हुआ है। तो पहले सतारा था, उसके बाद संबलपुर और जैतूपुर और उसके बाद बाघाघाट, यहाँ पे है बाघाट और 4 में है उदयपुर और 5 में है झांसी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 163 का ऑप्शन ए वाला होगा। सभी काल क्रमानुसार लगा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में घटना का नाम है और सूची 2 में वर्ष या अवधि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 164 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सुगौली की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1816 ईस्वी में। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1824 से 26 ईस्वी में। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1852 में। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1885 से 86 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सही है ये चुनना है, ठीक है। 165 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 वाला जो है ये सही है। विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो इनकी जो राजधानी थी ये थी लाहौर में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ठीक है। ये जो है ये कारण नहीं था, बाकी सभी है। नेक्स्ट प्रश्न है 168 केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो 168 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। ये जो है ये क्या है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। बाकी जो सभी है ये सभी सत्य है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न में है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित तो प्रमुख कच्चा माल क्या थे। 169 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये थे कपास, रेशम, सोरा और अफीम। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। इसमें बोल रहा है 170 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ। तो ये विजय हुआ था हैदर अली, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये पूछा गया है यूपी PCS 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ये था सिराजुद्दौला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये भी SSC 2015 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रतिदिन
इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।